जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आपको जो भी 12 तारीख का जो आपका एग्जाम है उसमें बायोलॉजी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है, आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि बायोलॉजी में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे के सारे बच्चे फंसते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि केमिस्ट्री भी बन जाता है, फिजिक्स भी बन जाता है, लेकिन बायोलॉजी बहुत सारे बच्चों का नहीं बनता। इसका सबसे मेन कारण है कि स्कूलों में बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है। तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट टर्म के लिए बायोलॉजी से जो आपके ऑब्जेक्टिव या एसएमक्यू टाइप के जो क्वेश्चन पूछने गए होंगे, तो उसका मैंने एक वीडियो बना दिया, आप वो जाके देख लो। करीबन 200 से 250 का क्वेश्चन था, उसमें केवल वो बायोलॉजी के पर्पस पे था। और आज का भी जो वीडियो है इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं केवल आज एक ही चैप्टर से डिस्कशन करूंगा। तो ये जो चैप्टर होगा वो अनुवांशिकता एवं जो विकास का जो आपका चैप्टर है, इस वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बातें करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैं उस पे बात करूंगा। तो वीडियो को क्या करें, अंत तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अनुवांशिकता क्या है। क्योंकि अनुवांशिकता वाला चैप्टर है भाई, तो क्वेश्चन तो आता ही कि अनुवांशिकता क्या है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो हम जानते हैं कि माँ बाप तथा उनके बच्चों के कई लक्षण में समानताएं पाई जाती है। अर्थात माता पिता के कई लक्षण उनके बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों के इस हस्तांतरण को ही क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता कहा जाता है। That means समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे कि मान लो कि आपने देखा होगा कि आपका जो फेस होता है वो आपके पिता से, आपके माँ से कुछ कुछ हिसाब से मिलता है। या क्या होता है कि आप देखिएगा गौर करके कि आपके पिताजी का, अगर आपके पिताजी थोड़ा हकला के बोलते हैं तो आप भी थोड़ा हकला के बोलोगे। या कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोल सकता हूं कि आपके पिता का जैसे कान का जो बनावट होता है जिसको कर्ण पल्लव बोलते हैं, तो उसमें जिस तरह की समानताएं होती है आप में भी होती है। तो यही जो होता है कि आपका जो गुण जो आपके मम्मी पापा से आया और आपके मम्मी पापा का गुण उनके मम्मी पापा से आया, तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण हुआ गुणों का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। तो अनुवांशिकता का क्वेश्चन आता है, आप इसको क्या करो, रट लो। अब आप बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखोगे प्रश्न आपका क्या है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि किसने अनुवांशिकता का खोज किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, गेगरी जॉन मेंडल ने क्या किया था, अनुवांशिकता का खोज किया था। आप मेंडल भी लिखोगे, आप गेगरी मेंडल भी लिखोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, क्या है, जो गेगर जॉन मेंडल है वो आपका सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्या है कि मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मेंडल ने क्या किया था, अनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता का प्रतिपादन किया था। तो आप सारे के सारे मेंडल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या करो, आप याद कर लो। क्योंकि ये मेंडल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में मेंटल बना देते हैं। क्या करते हैं, मेंटल बना देते हैं और आपको इससे नंबर जो है नहीं मिलता है। तो बात करें अगले प्रश्न पर, तो हमने क्या देखा कि जो मेंडल होता है वो अनुवांशिकता का पिता है, यानी कि इसने अनुवांशिकता का खोज किया था। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है। जो अनुवांशिकता का इसने खोज किया, इसमें मेंडल का क्या योगदान है, तो इस पे बात करेंगे। तो मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिसने अनुवांशिकता की प्रक्रिया को समझने के लिए मटर के पौधों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पीढ़ी में एक एक पौधों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा उनका गणना किया। तो मेंडल ने क्या किया था कि भाई ये जो अनुवांशिकता का लक्षण है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षणों का हस्तांतरण होता है, इसकी जानकारी देने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। और मटर के पौधे का एक मटर के पौधों का प्रयोग करते हुए देखा कि ये जो अनुवांशिकता है वो किस तरह से क्या होती है, परिवर्तित हो रही है। और उसका उसने क्या रखा, रिकॉर्ड रखा और उसकी गणना की। किसने किया, तो मेंडल ने किया, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। बात करेंगे अगले बात पे। तो इसके द्वारा उन्होंने अनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति के नियम की परिकल्पना की। तो जब इसने देखा कि जैसे कि मान लो कि कोई एक पौधा था, उस पौधे के बीच से दूसरे पीढ़ी के पौधे को, तीसरे पीढ़ी के पौधे को, ऐसा करके जब उसने लगातार किया, तो ये जो गुण है एक पीढ़ी के पौधे से दूसरे पीढ़ी पौधे में आना, फिर तीसरे पीढ़ी पौधे में आना, तो ये जो अनुवांशिकता की जो अनुवांशिक जो लक्षण उसकी क्या किया, उन्होंने परिकल्पना की। उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि वंशानुगत लक्षण प्रभावी हो सकते हैं या अप्रभावी हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि मान लो कि आपके जो पिताजी हैं, यानी कि आपके जो दादाजी हैं, अगर मान लो कि वो
थोड़ा मैं बोलूंगा कि जैसे मैं क्या बोल सकता कि उनका कान छोटा था मान लो, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो पीढ़ी होगी उसमें कान सबके छोटे होंगे। हो सकता है कि उनके कान बड़े हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनका कान छोटा था तो आपका भी कान क्या होगा, छोटा होगा। तो डेट मीन्स मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये इन्होंने क्या बोला कि जो भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं या तो वो प्रभावी होते हैं या फिर क्या होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, यानी कि दोनों तरह के लक्षण जो है हो सकते हैं। बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो आगे अगला एक क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी हो सकते हैं या अप्रभावी हो सकते हैं। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा क्या है कि मेंडल ने अनुवांशिकता की प्रक्रिया को समझने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया, आपको पता होगा है ना। उसने मटर के पौधे के दो प्रजाति, एक लंबी प्रजाति और एक बोनी प्रजाति। तो जो लंबे प्रजाति था उनका क्या क्या नाम था, टीटी नाम था, बड़ा टी क्या हो गया टीटी, दो लिया इसलिए दो बड़ा टी, ठीक है। तथा दो बोने प्रजाति के पौधे के मटर के पौधे, तो उनको क्या रखा, छोटा टीटी रखा। तो देखिएगा अब हुआ क्या था कि जब क्या दे सकते हो कि मटर के लंबे पौधे यानी कि टीटी तथा बोने पौधे जो छोटा चिट्टी में क्या किया, जब परागण के द्वारा जब परागण किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि उनसे जो उत्पन्न पौधा था यानी कि जो बड़ा टी था और जब इन दो छोटे टीओ के बीच में जब परागण किया गया, क्योंकि परागण के प्रोसेस से इनके जो होते हैं भ्रूण पैदा होते हैं, तो उसमें क्या देखा गया कि जो उत्पन्न पौधा था वो क्या हुआ, टी, बड़ा टी और छोटा टी हुआ। लेकिन देखोगे कि जब इन दोनों के प्रजातियों से बना जो पौधा था, जो बड़ा टी और छोटा टी था, तो उसके साथ जब क्या किया गया कि स्वपरागण किया गया, यानी कि उसके साथ जब क्या किया गया, स्वपरागण किया गया, तो क्या हो गया, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या, लेकिन जब टीटी पौधों का स्वपरागण किया गया यानी कि खुद का क्या गया, छोटे छोटे पौधों का स्वपरागण किया गया, तो देख सकते हो था उत्पन्न पौधों में से 1/4 जो था वो क्या था, बोने पौधे हुए यानी कि टीटी प्रकार के हुए, और जो और क्या थे, और जो बाकी के जो पौधे थे वो कैसे हो गए कि वो बड़े हो गए। तो समझने की बात कर, तो देख सकते हो क्या है यहाँ पर, तो देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा टी और जब छोटा टी, यानी कि जब बड़े पौधे को लंबे पौधों के साथ क्या किया गया, मतलब लंबे पौधे को और बोने पौधों के साथ जब संकरण किया गया, तो पहला जो पीढ़ी हुआ उसमें जितने भी पौधे हो गए सब क्या हो गए, सब मध्यम में हो गए। यानी कि बोलने का मतलब है कि लंबा और जब छोटा का परिक्रमण किया गया तो जो दोनों से जो संतति का निर्माण हुआ, इससे जो भी संतति बना मेरे दोस्तों वो किस तरह का बना, वो मीडियम बना। यानी कि आपकी पापा जो है बहुत हाइट के, आपकी मम्मी नाटी है, तो आप क्या बनोगे, दोनों के बीच वाला बन जाओगे, यानी कि ज्यादा ना हाइट वाला बनोगे और ज्यादा नाटा बनोगे। लेकिन जब क्या किया गया कि जब दोनों बीच वाला, यानी कि मैं बोलूंगा कि जैसे कि आपके पिताजी लंबे हैं और आपकी माताजी छोटी है, तो आप क्या हो जाएगा, दोनों के इक्वलिटी में हो गए, या तो आप बहुत बड़े हो गए या तो आप क्या हो गए, बहुत छोटे हो गए। ऐसा पहला पीढ़ी में दिखा गया। लेकिन जब दो क्या किया गया, जब दो मध्यम हाइट के जब लोगों का क्या किया गया, परागण किया गया, तो उस समय क्या पाया गया कि उसमें अगर 4 संतति का निर्माण होता है, तो 4 संतति में क्या देखा गया कि एक जो पीढ़ी होगा वो बड़ा हो जाएगा, वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और जो दो क्या होगा, दो छोटे छोटे हो जाएंगे, और एक क्या होगा, एक फिर बोना हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है देखी गई। तो इसी से बोल सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जीव में 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक प्रभावी लक्षण, दूसरा क्या होता है, अप्रभावी लक्षण। अर्थात वंशानुगत लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है। तो टीटी एवं बड़ा टी और स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे, जबकि टीटी बोने पौधे और क्या थे, देख सकते हो कि बड़ा टी और टी पौधे में टी प्रभावी लक्षण दिखा, जबकि टी क्या था, इसमें प्रभावी लक्षण था, यानी कि बड़ा का लक्षण दिखा और छोटा जो है कहीं जाकर विलुप्त हो गया। तो ये आपको देखने के लिए मिला। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो अगला प्रश्न आपका है, और देख सकते हो क्या है कि प्रश्न क्या आता है कि मेंडल द्वारा वर्णित अनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जीन के बारे में बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीन। अगला प्रश्न देख सकते हो कि वह कौन सा कारक है जो वंशानुगत लक्षणों पर नियंत्रण करता है। तो उसका लक्षण पर नियंत्रण कौन करता है, जीन करता है। इसका जीन जो होगा सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, देख सकते हो अगला प्रश्न क्या है कि जीन क्या है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है कि जीन क्या है, जीन कहां स्थित होता है और अनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। या आपका ये क्वेश्चन कभी इस टाइप से पूछ देता है कि बताए कि जीन की विशेषताओं का क्या करें, उल्लेख करें। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देखिएगा क्या मैंने लिखा है कि गुणसूत्र, क्या देख सकते हो कि गुणसूत्रों पर पाए क्या है कि गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली वह भौतिक इकाई जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। कान खोल कर सुनिएगा
कि भाई आखिर एक जो लक्षण है आपका, आपके पापा का लक्षण आप पे आया, आपके मम्मी का लक्षण आप पे आया, तो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लाने के लिए एक भौतिक गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, गुणसूत्र होता है। तो उस गुणसूत्र का जो इकाई होता है वो क्या होता है, आपका क्या है, हमारा जीन है। तो बोल सकते हैं तो ये जो जीन होता है ये कहां पे स्थित होता है, ये डीएनए में स्थित होता है। कहां पे होता है, डीएनए में। तो क्वेश्चन आता है कि जीन कहां पे स्थित होते हैं, तो क्या बोलोगे, डीएनए में होता है। आप सुनिएगा कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए का बना होता है, और जो आपके कोशिका होते हैं उन कोशिका का जितना भी आपका केंद्रक पाया जाता है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए क्या देख सकते हो कि डीएनए का प्रत्येक छोटा खंड जीव के किसी लक्षण की अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है। डीएनए के इस छोटे खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं कोशिका लूं जिसमें केंद्रक है और अगर मैं इसको जूम करूं, क्या करूं, मैं इसको जूम करूं, तो जूम करने से आपको क्या मिलेगा कि आपको ऐसा रेसानुमा, क्या मिलेगा, ऐसा रेसानुमा आपका संरचना मिलेगा। और प्रत्येक जो रेसानुमा संरचना होता है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, डीएनए देखने के लिए मिलता है। और प्रत्येक डीएनए जो होता है उसमें क्या रहता है, जीन रहता है, जिससे हम लोग बोलेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, लक्षणों का हस्तांतरण करता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो यहां पे क्या है कि जीन लक्षणों को किस प्रकार नियंत्रण करता है। तो देखिएगा कि जीन में ही किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, और जीन में क्या होता है कि आखिर जो अगला जो संतति बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो होता है वो डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा रहता है। देख सकते हो कि प्रोटीन के संश्लेषण से नए कोशिका एवं शरीर की रचना होती है। अगर संतति के जीन में लंबी आकृति, काले बाल या आंखों के रंग काले की सूचना हो, मतलब समझिएगा कि जो प्रोटीन में संश्लेषण हुआ और उस प्रोटीन में, जैसे कि मान लो कि एक चिप होता है और उस चिप में हम लोग गाना डाल दिए कि इसमें खट्टा गाना इतना होगा, है ना, ये बंगाला गाना इतना होगा, हिंदी गाना इतना होगा, उर्दू गाना इतना होगा। तो जब उस चिप को मैं लगाऊंगा तो वही ना गाना बजेगा कि इंग्लिश गाना बजेगा, जो कि मैंने डाला नहीं है। तो उसी तरह जब प्रोटीन का संश्लेषण हुआ जीन में, तो उस प्रोटीन में सारी की सारी डाटा होती है कि आखिर इस जीन से जो भी संतति का निर्माण होगा वो संतति किस प्रकार का होगा। अगर मान लो कि उस जीन के प्रोटीन संश्लेषण में ये बोल दिया कि संतति जो जीन वो क्या होगा, लंबा होगा, यानी कि लंबा होगा, तो वो लंबा बनेगा। उसका काला क्या होगा, बाल काले हो गए, आंखें क्या हो गए, आंखें काले रंग का होगा। अगर वो सूचना दिया तो जो भी शरीर में हार्मोन्स बनेंगे उस हार्मोन से जो भी प्रोटीन का संश्लेषण होगा वो क्या करेगा, वो उसी प्रकार का काम करेगा। यानी कि वो संतति कैसा बनेगा, लंबा होगा, उसका आंख जो होगा काला होगा और उसके जो बाल होंगे वो भी काले होंगे। लेकिन अगर जिन चाहता है कि नहीं वो बच्चा जो हो वो लंबा ना हो, बोना हो, उसकी आंख कैसी हो, भूरी हो, और क्या है कि एवं क्या हो, जो बाल हो वो लंबा हो, तो फिर वो क्या होगा, उसी हिसाब से क्या होगा, अपने प्रोटीन को संश्लेषण करेगा। और संतति कैसा होगा, बोना होगा, आंख उसका भूरा होगा और बाल भी क्या होगा, उसी प्रकार से होगा जैसा वो बोल दिया होगा। तो ये तो पूरा का पूरा चीज रहा जिसको आपको समझ जाना है। बात करें अगले प्रश्न पर, देख सकते हो अगला प्रश्न आपका क्या है कि अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, अथवा क्वेश्चन पूछ देता है कि डीएनए अनुवांशिकता का आधार है, कैसे, आपको स्पष्ट करने के लिए बोलता है। तो बात करेंगे आंसर पर, देख सकते हो कि अनुवांशिकता में डीएनए की निम्नलिखित भूमिका है। पहला भूमिका क्या है कि यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसके क्या देख सकते हो, नाइट्रोजन युक्त क्षारों की क्या व्यवस्था में सभी अनुवांशिकताएं क्या होते हैं, कटुबद्ध होते हैं। यानी कि ये जो डीएनए होता है इसमें एक नाइट्रोजन युक्त क्षार क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। उस क्षार में क्या होता है, अनुवांशिकता का कटुबद्ध होता है। क्या होगा, बड़ा हो, जैसे बचपन में कैसा दिखेगा, बड़ा होगा तो उसका रूप कैसा बदल जाएगा, ये सारे जो चीज होते हैं उसमें रहते हैं। अगला यह क्या है, देख सकते हो, यह द्विगुणक द्वारा अपनी क्या है, अनुकृति बनाता है। किसके द्वारा, देखिए क्वेश्चन आता है कि डीएनए किसके द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है, तो द्विगुणक के द्वारा बनाता है, जो जनन के माध्यम में संतति में पहुंचता है। क्या करता है, जनन के जब समय होता है उस समय किस में जाता है, संतति में पहुंचता है। अगर देख सकते हो क्या है कि यह भिन्नताएं भी उत्पन्न करता है। डीएनए क्या करता है, विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। यह प्रतिलेखन द्वारा, यानी कि जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, आरएनए उत्पन्न करता है। क्या करता है, आरएनए उत्पन्न करता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। और प्रोटीन से नए शरीर का क्या होता है, रचना होता है। और यह जैव रसायन के संश्लेषण के को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो इसी से हम लोग बोलेंगे कि डीएनए क्या करता है, पूरे के पूरे बॉडी को नियंत्रण करके रखता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। और प्रश्न क्या है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार की बढ़ जाता है। अथवा क्वेश्चन क्या आता है कि किसी स्पीशीज के संदर्भ में भिन्नताओं की परिभाषा लिखिए।
स्पीसीज को भिन्नताओं में से क्या लाभ होता है, या आपको क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि जनन क्रिया में भिन्नताएं अंतर्निहित होती हैं, स्पष्ट करें। तो बात को समझेगा कि किसी स्पीसीज यानी कि किसी जाति में ये जो भिन्नताएं आई, उस भिन्नता से उसको किस तरह से लाभ हो रहा है या उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो बात करेंगे आगे। तो देख सकते हैं आंसर क्या है कि भिन्नताएं जैव विकास को सुनिश्चित करता है। ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो जैव विकास को सुनिश्चित करता है। जैसे बोलने का मतलब है कि मान लो कि सबसे पहले आपके घर में रेडियो, आपके घर में कुछ नहीं था तो आपके पापा ने रेडियो लेके आया, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ विकास दिखा। फिर आपके जो मतलब आपके दादाजी क्या क्या रेडियो लेके आए, लेकिन आपके पापा क्या लेके आ जाते हैं, टीवी लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा विकास हुआ। और आप क्या करते हो, आप एलईडी टीवी लेके आ जाते हो और आप मोबाइल लेके आ जाते हो, तो आपने और कहीं ज्यादा क्या क्या विकास किया। तो उसी तरह से अगर किसी स्पीसीज में विकास हो रहा है तो वो जो विकास ही क्या कहलाता है, उसकी जैव विकास कहलाता है। तो बात समझेगा आगे कि भिन्नताओं के कारण ही किसी स्पीसीज का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। ध्यान सुनिएगा कि भिन्नताएं के कारण क्या होता है, किसी स्पीसीज जो होता है वो अस्तित्व रहता है। मान लो कि सबसे पहले मान लेते हैं कि आज से अगर हम 50 साल पीछे जाएंगे तो इतना ज्यादा गर्मी नहीं होता था, लेकिन आज बहुत ज्यादा गर्मी है। तो क्या पहले के लोगों को अगर अभी रख दिया जाए तो क्या वो जिंदा रहेंगे? नहीं दोस्तों, वो मर जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी हम लोग बहुत ज्यादा ठंडा एरिया में चल जाएंगे तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं, हम लोग मर जाएंगे। तो उसी तरह की स्थिति होती है। जैसे देखिएगा कि अगर किसी समष्टि को यानी किसी स्पीसीज के सभी जीवों को एक समान होंगे तो देख सकते हो किसी बाह्य परिस्थिति के प्रति उनकी प्रक्रिया भी क्या होगी, समान होगी। मान लेते कि कोई एक स्पीसीज है और उस स्पीसीज के जितना भी व्यक्ति है सबके क्या है कि समान तरीके से उनकी पूरी की पूरी मैं बोलूंगा कि परिस्थितियां हैं, तो उनपे अगर कोई बाहरी परिस्थिति अगर हावी होता है तो सबको समान रूप से होगा। तो जिससे देख सकते हो कि तथा सभी जीव समान रूप से भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक समष्टि के सभी जीव उष्णता यानी कि गर्मी की अधिक मात्रा को नहीं सह सकता, यानी कोई ज्यादा मात्रा में गर्मी को नहीं सकता, तो उष्णता बढ़ने पर सभी जीवों के समाप्त हो जाने का खतरा क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी पे लक्षण क्या है, समान रूप से है। लेकिन यदि जीवों में भिन्नताएं होती है तो कुछ जीव अवश्य बच जाएंगे, कि मान लो कि कुछ लोग गर्मी के कारण मर जाएंगे लेकिन कुछ लोग क्या होंगे, बच जाएंगे। तो उत्तराधर अपनी संख्या को क्या कर सकता है, बाद में क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। अगर मर भी जाए तो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इसी प्रकार भिन्नताओं के कारण स्पीसीज क्या रहते हैं, अस्तित्व में कायम रहते हैं। और ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको क्या करना, याद कर लेना है। बात करें अगले प्रश्न पर। देख सकते हो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि डार्विन के विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। और ये डार्विन से आपको क्वेश्चन जो हर साल देखने के लिए मिलता है। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या अर्थ है, यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या अर्थ है, यह किस प्रकार क्या है, प्रारंभ होता है। और क्या कह सकते हो कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को संदर्भ में लेके आपको बताना है। यह आपका खुल्लम खुल्ला क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को क्या करें, आपको बताना है कि प्राकृतिक चयन का क्या है। तो बात करेंगे, आप देखोगे क्वेश्चन के लिए तो देख सकते हो आपका मैं इस क्वेश्चन के संदर्भ में आंसर देता हूं कि अस्तित्व के लिए संघर्ष का क्या अर्थ है। तो बात करेंगे अस्तित्व के लिए संघर्ष का, तो प्रत्येक जीव जीवित रहना चाहता है। आपको पता होगा कि प्रत्येक जीव जीवित रहना चाहता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह वातावरण के साथ क्या करता है, संघर्षरत रहता है, कि लगातार क्या करता है, संघर्ष करता है। वह पोषक पदार्थ, आवास, जल, वायु आदि को प्राप्त करने तथा अपने शत्रुओं से बचने के लिए क्या करता है, विशेष उपाय करता रहता है। क्या करता है, विशेष उपाय करता रहता है। एवं अनुकूलनों को क्या करता है, विकसित करता है। जैसे कि मान लो कि कोई अगर हिरन जंगल में है तो वो अपने आप को भोजन खाना है, पानी पीना है, सब कुछ करते हुए क्या करता है कि शेर से बचने की कोशिश करता है और उसके लिए क्या करता है, बहुत तरह का उपाय करता है। तो मान लो कि अगर कोई ऐसा जगह है जहां पे वो घुस जाता है, शेर जहां पे नहीं आ पाता है, तो फिर क्या करेगा, बार बार वो जाकर उस जगह पे घुस जाएगा ताकि शेर उसको पकड़ ना पाए। तो इस तरह से क्या करता है, वो अपने विकास को क्या करता है, अनुकूलित कर लेता है। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अन्य जीवों से क्या करता है, प्रतियोगिता करता है, जो क्या कहलाता है, एक संघर्ष का स्वरूप क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इसे क्या बोलेंगे, अस्तित्व के लिए संघर्ष कहते हैं। अब बात करेंगे डार्विन का जो प्राकृतिक चयन सिद्धांत था वो क्या है। तो डार्विन के अनुसार जो जीवधारी सर्वोत्तम, देख सकते हो कि डार्विन के अनुसार जो जीवधारी सर्वोत्तम अनुकूली लक्षणों को धारण कर पाता है, जीवन के संघर्ष में वही क्या होता है, जीवित बचता है। वे जीवधारी क्या करते हैं, जीवित बचते हैं जो योग्यतम होगा, जो क्या होगा, सबसे अच्छे होंगे। डार्विन के अनुसार प्रकृति ऐसे ही जीव का वर्ण या चयन करती है तथा ऐसे ही जीव क्या करते हैं, उनके वंशज ही क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे अगर देखोगे तो अगर आज हम लोग सुने थे पहले कि जो डायनासोर होते थे वो रहा करते थे, आज डायनासोर नहीं। कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने उस तरह की जीवितता को और अपने आप को उत्तम बनाने का काम नहीं किया, उन्होंने लड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने संघर्ष करने का नहीं काम किया था। आज पूरा का पूरा स्पीसीज जो है
तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या होगा कि अनुवांशिक विचलन क्या है। क्वेश्चन देख सकते हो सीधा सीधा एक अनुवांशिक विचलन क्या है। तो जब प्राकृतिक अवरोध अथवा अन्य कारणों से एक ही जाति के कुछ सदस्य अनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, इस घटना को क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विचलन बोलेंगे। ध्यान सुनिएगा कि भाई किसी भी कारणवश क्या होता है कि एक जाति के कुछ सदस्य जो होते हैं अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि सब में अलग अलग तरह के सिद्धांत जो है पाया गया। जिसे बोलने का मतलब है कि मान लो कि आपके पिताजी क्या है, आपके पिताजी लंबे हैं यानी कि टॉल है, और आपकी माताजी क्या है, वो टीटी है यानी कि शॉर्ट है। तो अब क्या हुआ कि अब आपके पिताजी के मान लो कि आपके और आपके माताजी के 3 बच्चे हुए हैं, जिसमें आप भी एक शामिल हो। तो ये जो हमने क्या देखा था कि जो पहला पीढ़ी होता है उसमें समान रूप से लक्षण होता है, और दूसरा जो होता है उसमें 2, अगर 3 बच्चे हैं तो 2 की समानता एक जैसी होगी, एक जो होगा भिन्न होगा। लेकिन अगर मान लो कि ये जो स्पीसीज बना 3 व्यक्तियों का, जो नया जो 3 बच्चे हुए उनमें एक जो हो गया वो टीटी हो गया, एक क्या हो गया छोटा टी हो गया, और एक क्या हो गया ये वाला हो गया। तो देखो इसमें क्या है, सबकी अलग अलग हो गई, एक सबसे लंबे हो गए, एक क्या हो गया सबसे छोटे हो गए, एक मध्यम हो गया। तो ये जो अलग अलग लक्षण आपको देखने के लिए मिला, इसको क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विचलन बोलते हैं हम लोग। बात करें अगले प्रश्न पर, तो उपार्जित लक्षण क्या बोलेंगे, और उपार्जित लक्षण से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे लक्षण जिन्हें कोई जीव अपने जीवन काल में क्या करते हैं, अर्जित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षण बोलते हैं। यह लक्षण पर्यावरण के विघटन कह सकते हैं, विभिन्न घटनाओं के साथ लगातार क्या है अंतःक्रिया के होने के क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये अर्जित की जो होता है वो अगले पीढ़ी में क्या होता है, वंशानुगत नहीं होते। पूछा जाता है कि कौन से लक्षण क्या होते हैं अगले पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, तो उपार्जित लक्षण कभी भी नहीं होता है। दैट मीन्स कि मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या था, कोई भी ऐसा व्यक्ति था कि जो पोलर ध्रुव में जाकर रहता था, जहां पे बहुत ज्यादा क्या था, ठंडा था। अब क्या था कि वो वहां पे रहना शुरू किया, और रहते रहते उसके पास वो गुण आ गया कि वो क्या कर सकता है, ठंडा प्रदेश में रह सकता है। तो अब वो क्या करता है, किसी भी ठंडा प्रदेश में जाएगा तो वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो उपार्जित लक्षण आ गए हैं। लेकिन अब वो ठंडा में बच जाता था, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो अगला पीढ़ी होगा वो क्या होगा, ठंडा में बच जाएगा। जिसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उपार्जित लक्षण बोलते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। देख सकते हो क्या है कि अनुवांशिक लक्षणों से क्या आप समझते हैं। तो ऐसे लक्षण जो लैंगिक जनन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तनों से क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अनुवांशिक लक्षण बोलेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। तो 3 तरह के लक्षण देखे हम लोग, एक तो क्या अनुवांशिक विचलन, एक क्या उपार्जित लक्षण, और दूसरे क्या देखे, अनुवांशिक लक्षण। तो ये तीनों के तीनों क्या करना है, आपको याद कर लेने हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्वेश्चन आपका आता है बड़ा वाला क्वेश्चन कि उपार्जित लक्षण से आप क्या समझते हैं, क्या उपार्जित लक्षण की वंशानुगत हो सकती है, यानी कि अगला पीढ़ी में हो सकता है। देखो क्या बोल सकते हैं, ऐसे लक्षण जिन्हें कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ये लक्षण पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ लगातार अंतःक्रिया होने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं। लक्षणों के वंशानुगत डीएनए में होने वाले परिवर्तनों से होता है। जो अगर वंशानुगत लक्षण वही होगा जिसमें डीएनए में परिवर्तन होगा। तो उपार्जित लक्षण सामान्य रूप से अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होता, क्योंकि उपार्जित लक्षण कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसी के कारण क्या होता है, वो नहीं होता। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि आखिर क्यों जो उपार्जित लक्षण होता है वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि उपार्जित लक्षण कोशिकाओं में उपस्थित जो डीएनए होते हैं उसके संगठन में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, जिसके कारण क्या होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता मेरे दोस्तों। आगे देख सकते हो जैसे कि देख सकते हो कि यदि चूहे की पूंछ कई पीढ़ी तक काटते जा रहे हैं तो भी उसकी अगली पीढ़ी बिना पूंछ के पैदा नहीं होगा, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिका में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको ध्यान से आप रख लीजिएगा। जैसे कि मान लो कि आप काले हो, आप क्या हो, काले हो, और आप बार बार मेकअप लगा रहे हो, आप बार बार मेकअप लगा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आप क्या हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। ठीक है, यही बात बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन पे, पीढ़ी मैंने बोल दिया, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा कि समजात, समरूप यानी जिसको बोलते हैं समवृत्ति, और क्या है अवशेष अंग क्या है, प्रत्येक के क्या करें, एक उदाहरण दे। अथवा आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि समजात अंग तथा समरूप अंग का क्या करना, उदाहरण देकर समझाए। आपका ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चन को रट लो, तोता की तरह मैं लिख के बताता हूं, आप एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी के छोड़कर नहीं आओगे। देखो कि समजात अंग का बात करें तो विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जिनके अभिलक्षण क्या है, अभिलक्षण उत्पत्ति के आधार पर समान हुआ हो, यानी कि ऐसे जीव जिनके लक्षण क्या हो, उत्पत्ति के आधार पर समान हुआ हो, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, समान गुण बोलेंगे। परंतु वे कार्य के आधार पर क्या होते हैं, भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। गौर सुनिएगा क्या मैंने बोला
कि समजात अंग क्या होता है कि विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जिनके अभिलक्षण उत्पत्ति के आधार पर एक समान हुआ हो, यानी कि उसका जो काम था वो उसकी बनावट क्या थी, एक थी, लेकिन जब बाद में वो आगे हुआ तो उसने क्या किया, उसने उसका दूसरी तरह से प्रयोग करना शुरू कर दिया, उसको क्या बोलेगा, समजात अंग। उदाहरण के लिए जैसे मेढक, छिपकली, पक्षी एवं मानव के अग्रपाद, वेल का क्या है कि फ्लिपर और चमगादड़ का पंख। तो देखिए ये जो सारे के सारे चीजें होती हैं, सबसे पहले क्या था कि अगर जैसे कि आप हमें देखोगे तो हमारे जो मानव के जो अग्रपाद यानी कि जो हमारे हाथ होते थे, या बात करेंगे मेढक जो होते हैं, मेढक का जो हाथ होता था, या छिपकली का जो हाथ होता है अगले वाला, वेल का जो स्लीपर होता है जो हाथ होता है, तो उसका क्या था, उनकी उत्पत्ति एक ही है। आप देखोगे तो उनकी उत्पत्ति सबसे आगे हुई है, उत्पत्ति के आधार पर एक है, लेकिन सबका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी तरह क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, समजात अंग। अब देखिए समवृत्ति या क्या है, समरूप अंग, तो वे विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो कार्य में क्या है, समान होते हैं, परंतु उत्पत्ति में एक दूसरे से भिन्न होते, क्या कहलाते हैं, समरूप या क्या बोलते हैं, समवृत्ति कहलाते। जैसे चिड़ियों का पंख एवं चमगादड़ का पंख, चिड़ियों का पंख देख सकते हो, एवं क्या कीट का पंख। तो अगर चिड़ियों का पंख का बात करें तो उसका काम क्या था कि वो उष्मा के लिए उसको बनाया गया था, लेकिन उसने उड़ने के लिए काम कर दिया, है ना। चमगादड़ का पंख का बात करें तो चमगादड़ का जो पेड़ होता है वो लटकने के लिए था, लेकिन जैसे उसके बीच में वो रोम आ गई तो उड़ने के लिए प्रयोग हो गया। जैसे आप बोलोगे कि चिड़िया का और बतख, चिड़िया का पंख और देख सकते हो कीट का पंख, तो उनका अलग काम था, लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरी तरह से अपना काम करना शुरू कर दिया। बात करेंगे अवशोषी अंग का, तो जीवों क्या देख सकते हो कि जीवों के ऐसे अंग जिनके काफी समय पहले कार्य संपन्न किए जाते थे, यानी कि ऐसा अंग जिससे बहुत पहले क्या कहता था, कार्य संपन्न किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन अंगों की उपयोगिता नहीं रह गई तथा जो इस कारण भूपृष्ठ में चले गए और उनकी क्या खत्म हो गई, है ना, अवशोषी अंग। जैसे उदाहरण के लिए मानव में देख सकते हो क्या, वर्मी फ्रॉम, है ना, क्या जो हमारी अपेंडिक्स की थैली होती है वो देखो, वो हमारे अवशोषी अंग एक टाइम जाके खत्म हो जाएंगे, है ना। निकोटिस झिल्ली हो गया, हमारे बाहरी कान हो जाएंगे, एक टाइम जाके खत्म हो जाएंगे, है ना। देख सकते हमारी पूंछ जो थी वो अभी खत्म हो गई, तो एक टाइम क्या हो गया, ये धीरे धीरे जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो तीनों को क्या करें, आप याद कर ले। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीसीज के विकासीय संबंध से निर्धारित कर सकते हैं। तो देख सकते हो दो स्पीसीज के विभागीय संबंध का निर्धारण समजात अभिलक्षणों के आधार पर किया जाता है। किसके, देखिए, समजात अभिलक्षणों के आधार पर। उदाहरण के लिए मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव में अग्रपाद की आधारभूत संरचना क्या है, एक समान है, हालांकि उनके कार्य क्या है, अलग है। जैसे कि मेढक देखोगे तो उछलने के लिए करता है, छिपकली दीवार को चढ़ने के लिए करता है, पक्षी उड़ने के लिए करता है, मानव खाने के लिए करता है, व्हेल मछली तैरने के लिए करता है। देखो सबका अलग अलग काम है ना। तो इन जीवों में समजात अंग की उपस्थिति उनके समान पूर्वज एक विकास को क्या करता है, इंगित करता है कि अगला पीढ़ी में क्या ट्रांसमिशन हुआ उसके बारे में बता देता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि जीवाश्म किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलता है, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो मिट्टी अथवा चट्टानों में जीवों के लंबे समय से दबी आकृति, शरीर के अवशेष अथवा उनके कठोर अंगों के चट्टानों पर मिले चिन्हों को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म देख सकते हो कि जीवाश्म जैविक विकास की प्रक्रिया को समझाने में सहायक होता है। जीवाश्म जीवों के विकास के विभिन्न चरणों व अवस्थाओं को दर्शाता है। यह बताता है कि जैव विकास क्या है, कितना पुराना है, यह बताने का काम जो है करता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो यह भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हो क्या है प्रश्न कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न कल्पीय लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। यानी कि जो भी लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। ये हमको कैसे पता चला, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो देखोगे तो मेंडल ने अपने प्रयोग में देख सकते हो कि मटर के पौधे के दो वैकल्पिक जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण किया। इसके लिए उन्होंने गोल बीज वाले लंबे पौधे एवं झुरीदार वाले बीजों वाले बोने पौधे को क्या क्या बीच में संकरण कराया। तो जो पहला पीढ़ी बना जिसका नाम था F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे और गोल बीज वाले थे, है ना। इससे पता चलता है कि लंबाई तथा बीज का गोल आकार क्या है, इसमें प्रभावी नहीं हुआ। क्या हुआ, इसमें आकार में प्रभावी लक्षण था, लेकिन जो झुरीदार था वो क्या था, अप्रभावी लक्षण था। आप देख सकते हो आगे, लेकिन F2 पीढ़ी में जो अब F2 पीढ़ी आया तो उस पीढ़ी के लिए कुछ पौधे नए संयोजित प्रकाशित किए। जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुरीदार बीज वाले हुए, जबकि कुछ पौधे बोने और गोल बीज वाले हुए। तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिला कि भाई यहाँ पे कुछ जो लक्षण होंगे वो रुक जाते, कुछ लोग क्या होता है अगले पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। तो उपयुक्त 1 और 2 दर्शाते क्या है कि क्या है, देखो उपयुक्त 1 और 2 परस्पर स्वतंत्र लक्षण है। यह स्वतंत्र और पूर्ण क्या होता है, वंशानुगत हो जाता है, इससे हम लोग बोल सकते हैं।
बात करें अगले प्रश्न पर, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जैसे प्लास्टिक जिनका निम्नीकरण सूक्ष्म जीव नहीं कर पाता उनको क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ बोलते हैं। और इसी तरह से ये जो चैप्टर है उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया। आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगला जो आपका पर्यावरण का जो चैप्टर है उसका मैं बहुत जल्द एसएमक्यू में भी ले आऊंगा और उसका जो आपका पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो क्या करें उसके लिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और साथ साथ में जैसे साइंस का एग्जाम हो जाएगा तो उसका अगर आंसर की भी आपको चाहिए तो भी क्या करें, आप वीडियो पे बने रहिए। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में और आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं कि आप पूछो मत, बस आप मेरी मदद करो, मैं आपका क्या करूंगा, मदद करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।